नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, H1B वीज़ा, और ख़ास तौर पर जो हाल ही में नई पॉलिसी और फीस को लेकर हलचल मची है उस पर। जी, हमारे पास इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी है। एक लेख है, द न्यू H1B वीज़ा फ़ी एंड पॉलिसी, उसके कुछ अंश है हमारे पास। तो कोशिश रहेगी कि इससे जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। मतलब क्या बदला है, क्यों बदला है, और ये H1B वीज़ा आखिर है क्या भला, है ना? बिल्कुल, इसको समझना ज़रूरी है। हाँ, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यही कि ये अचानक इतनी खबरों में क्यों आ गया। ये सब शुरू हुआ 19 सितंबर 2025 को, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई घोषणा की। जी हाँ, अच्छा, तो इस घोषणा में सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी जिसने सबका ध्यान खींचा? देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जो नए H1B वीज़ा आवेदन होंगे, उन पर $1,00,000 यानी $1,00,000 का एकमुश्त शुल्क लगा दिया गया है। $1,00,000 बहुत ही बड़ा जंप है। बहुत बड़ा मतलब करीब 20 गुना या शायद उससे भी ज़्यादा। तो इसने एकदम से सबको हैरान कर दिया। $1,00,000 ये तो सच में बहुत बड़ी रकम है। जाहिर है इसने खलबली मचाई होगी। मैंने सुना है कि शुरुआत में इसे लेकर काफी भ्रम और घबराहट भी फैली थी। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। जो शुरुआती घोषणा थी उसकी भाषा थोड़ी कह सकते हैं अस्पष्ट थी। तो लोगों को लगा कि शायद ये $1,00,000 हर साल देने होंगे और शायद ये रिन्यूअल पर भी लागू होगा। हर साल? तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, आप सोच सकती हैं कि इससे क्या असर हुआ होगा। जो लोग पहले से H1B पर अमेरिका में थे, उनमें तो जबरदस्त बेचैनी फैल गई। सबको लगा कि भाई अब हर साल इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। स्थिति इतनी मतलब गंभीर हो गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी टेक कंपनियां जो बहुत ज्यादा हायर करती हैं H1B पर। बिल्कुल, उन्होंने अपने उन कर्मचारियों को जो उस वक्त विदेश में थे, कहा कि भाई जल्दी से जल्दी अमेरिका वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहीं फंस जाओ। अरे बाप रे, ये तो काफी अफरा तफरी मच गई होगी। हाँ बिल्कुल, एक पैनिक का माहौल बन गया था। तो ये तो बड़ा तनावपूर्ण रहा होगा उन लोगों और कंपनियों के लिए। क्या स्थिति साफ हुई है? व्हाइट हाउस ने कुछ कहा? हाँ, अच्छी बात यह है कि इस पूरी घबराहट के बाद व्हाइट हाउस ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये $100,000 का शुल्क, ये पहली बात तो सिर्फ नए वीजा आवेदनों के लिए है। अच्छा, सिर्फ नए। जी, और दूसरी बात, ये हर साल नहीं देना है, ये सिर्फ एक बार का मतलब वन टाइम पेमेंट है जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी राहत की बात मौजूदा H1B वालों के लिए, उन पर या उनके रिन्यूअल पर यह बिल्कुल लागू नहीं होता। अच्छा, तो वो सामान्य रूप से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, मौजूदा वीजा धारक जैसे पहले यात्रा करते थे वैसे ही कर सकते हैं, अमेरिका आ जा सकते हैं, उन्हें इस नई शुल्क की कोई चिंता नहीं है। चलिए, इस स्पष्टीकरण से यकीनन कई लोगों की सांस में सांस आई होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत मिली होगी। लेकिन फिर भी नए आवेदकों के लिए तो ये $1,00,000 बहुत बड़ा बदलाव है। प्रशासन ने इतना कड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे उनका क्या तर्क है? देखिए, ट्रंप प्रशासन का जो आधिकारिक पक्ष है वो ये है कि H1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा, किस तरह का गलत इस्तेमाल? उनका कहना है कि कुछ कंपनियां इस सिस्टम का फायदा उठाकर अमेरिकी कर्मचारियों को हटा रही थीं और उनकी जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारी ला रही थीं। तो उनका तर्क ये है कि ये जो भारी फीस लगाई गई है, ये एक तरह से क्या कहते हैं, फिल्टर का काम करेगी। इससे ये पक्का होगा कि कंपनियां सिर्फ उन्हीं विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करें जिनके स्किल्स की अमेरिका में वाकई बहुत ज़रूरत है, मतलब जो हाईली स्किल्ड हों। प्रशासन का कहना है कि ये कदम अमेरिकी कर्मचारियों के हित में है, उनकी नौकरियां बचाने के लिए। ये तो हुई प्रशासन की बात, लेकिन इसमें हमेशा ये बहस रहती है कि क्या H1B वाकई अमेरिकी नौकरियां लेता है या वो स्किल्स लाता है जिनकी कमी है, खासकर टेक जैसे फील्ड में। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? स्रोत मुख्य रूप से प्रशासन का दावा बता रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा, जैसा आपने कहा, बहुत पेचीदा है। इस पर सालों से बहस है। टेक इंडस्ट्री हमेशा कहती आई है कि H1B उन्हें दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट लाने में मदद करता है, खासकर उन एरिया में जहां अमेरिका में उतने स्किल्ड लोग नहीं मिलते। हाँ, ये तर्क तो सुना है। तो प्रशासन के नजरिए से ये ऊंची फीस उस टैलेंट फ्लो को कंट्रोल करने का तरीका है, ताकि सिर्फ बहुत जरूरी मामलों में ही विदेशी कर्मचारी आएं। तो हाँ, ये एक तनाव वाला मुद्दा है जिस पर अलग-अलग राय हैं। और जब टेक इंडस्ट्री की बात हो ही रही है, तो ये तो जग जाहिर है कि ये सेक्टर H1B पर कितना ज्यादा निर्भर है, खासकर भारत से आने वाले प्रोफेशनल्स पर। बिल्कुल, तो लागत में इस भारी बढ़ोतरी का उन पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? असर तो पड़ेगा।
और शायद काफी गहरा भी। जैसा आपने कहा, टेक सेक्टर हजारों कुशल कर्मचारी जिनमें भारतीय बहुत बड़ी संख्या में होते हैं H-1B से लाता है। लागत इतनी बढ़ जाएगी तो उनके बिजनेस मॉडल, उनकी हायरिंग स्ट्रैटेजी सब पर असर पड़ेगा। तो कंपनियां क्या कर सकती हैं? क्या विकल्प है उनके पास? अब उन्हें सोचना पड़ेगा। कुछ चीजें हो सकती हैं। एक तो रिमोट वर्क शायद और बढ़े, मतलब कर्मचारी अपने देश से ही अमेरिकी कंपनी के लिए काम करें। हाँ, ये तो वैसे भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। दूसरा, वो शायद H-1B के अलावा दूसरे वीजा विकल्पों पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे O-1 या L-1 वीजा। हालांकि उनकी अपनी शर्तें हैं। और सीमाएं भी हैं शायद। जी हाँ। तीसरा, ये भी हो सकता है कि वो कुछ नौकरियों के लिए अमेरिका के बाहर ही भर्ती करने लगे। ये दिलचस्प है। आपने रिमोट वर्क और बाहर भर्ती की बात की, तो क्या इसका एक असर ये हो सकता है कि भारत जैसे टेक हब्स को इससे फायदा हो? बैंगलोर, हैदराबाद। ये बिल्कुल संभव है। अगर अमेरिका में किसी को लाना इतना महंगा हो गया तो कंपनियां दूसरे रास्ते तो देखेंगी ही। हो सकता है वो अपनी ऑफ शोरिंग या नियर शोरिंग बढ़ा दें। इससे भारत के घरेलू टेक सेक्टर को फायदा मिल सकता है। शायद कंपनियां भारत में ही ज्यादा निवेश करें या वहां ज्यादा लोगों को रखें। ये भी हो सकता है कि कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स जो अमेरिका जाने का सोच रहे थे, वो अब भारत में ही मौके तलाशें। हाँ, ये पूरी डायनामिक्स बदल सकती है। जी, ये कंपनियों के लिए लागत, टैलेंट और बिजनेस की जरूरत के बीच संतुलन बनाने जैसा होगा। और भारत सरकार या वहाँ के बिजनेस लीडर्स की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल्स पर तो इसका बहुत असर पड़ेगा। हाँ, भारत सरकार और वहाँ के जो बिजनेस लीडर्स हैं, उन्होंने चिंता जताई है इस अचानक बदलाव पर। उनकी चिंता मुख्य रूप से इसके मानवीय परिणामों और जो इससे दिक्कतें, डिस्रप्शन होंगी, उसको लेकर है। मानवीय परिणाम, सही बात है। जाहिर है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिसी का मुद्दा नहीं है। ये हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों से जुड़ा है। उनका भविष्य, उनकी प्लानिंग। हाँ, जिन्होंने सालों से तैयारी की होगी, प्लान बनाया होगा, उनके लिए तो ये बड़ा झटका है। बिल्कुल, उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, इसका मानवीय पहलू बहुत अहम है। अच्छा, हमने अभी तक बदलावों, कारणों और असर पर काफी बात कर ली। अब शायद थोड़ा पीछे हटकर ये समझना चाहिए उन लोगों के लिए जो इससे ज्यादा परिचित नहीं हैं कि H-1B वीजा आखिर है क्या? मतलब इसकी बेसिक बातें क्या हैं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो देखिए, H-1B जो है, ये एक गैर आप्रवासी वीजा है। गैर आप्रवासी मतलब ये परमानेंट बसने के लिए नहीं है। ये अस्थायी तौर पर अमेरिका में रहने और काम करने के लिए दिया जाता है। और ये वीजा अमेरिकी कंपनियों को ये इजाजत देता है कि वो विदेशी कर्मचारियों को रख सकें कुछ खास तरह की नौकरियों के लिए, जिन्हें विशेष व्यवसाय या स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन कहते हैं। विशेष व्यवसाय, इसका क्या मतलब होता है आमतौर पर? और कौन लोग इसके लिए योग्य होते हैं? क्या कोई खास पढ़ाई या अनुभव चाहिए? हाँ, विशेष व्यवसाय मतलब ऐसी नौकरियां जिनके लिए आमतौर पर किसी खास फील्ड में थ्योरेटिकल या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक। योग्यता की बात करें तो एप्लीकेंट के पास कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या उसके बराबर की विदेशी डिग्री या अनुभव। अच्छा। ये फील्ड्स कई हो सकते हैं। IT, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, मेडिसिन, हेल्थ केयर, बहुत सारे हैं। मेन बात यह है कि जॉब के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। तो मतलब जिसके पास ये डिग्री या स्किल है वो सीधे अप्लाई कर सकता है H-1B के लिए? नहीं, यहीं पर एक अहम बात है। H-1B वीजा कोई व्यक्ति खुद से अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा। ये पूरी तरह से एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है। मतलब पहले एक अमेरिकी कंपनी तय करती है कि उन्हें किसी विदेशी कर्मचारी की जरूरत है। फिर वो कंपनी उस कर्मचारी की तरफ से USCIS यानी अमेरिकन इमिग्रेशन सर्विस के पास एक पिटीशन फाइल करती है। ओके, तो पहले जॉब ऑफर और कंपनी का स्पॉन्सरशिप जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो पिटीशन मंजूर होती है तभी वो व्यक्ति वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ गई। तो ये नियोक्ता के जरिए होता है। अच्छा, अगर वीजा मिल गया, पिटीशन मंजूर हो गई, तो ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है? ये परमानेंट नहीं होता। शुरू में H-1B वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है, फिर इसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर नॉर्मली एक व्यक्ति H-1B पर मैक्सिमम 6 साल तक अमेरिका में रह और काम कर सकता है। 6 साल? हाँ, कुछ खास मामलों में जैसे अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं तो 6 साल से ज्यादा भी बढ़ सकता है, पर सामान्य लिमिट 6 साल है। 6 साल की लिमिट। और क्या हर साल जितने चाहे उतनी वीजा दे दिए जाते हैं या कोई नंबर फिक्स है? मैंने कहीं लॉटरी सिस्टम के बारे में सुना था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस हर साल एक लिमिट तय करती है कि कितने H-1B वीजा जारी होंगे। अब ये लिमिट 65,000 है
और 20,000 एडिशनल वीजा उन लोगों के लिए है जिनके पास अमेरिका से मास्टर्स या उससे ऊंची डिग्री है। अच्छा, कुल 85,000। जी, लेकिन होता क्या है कि हर साल अप्लाई करने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होती है। मांग हमेशा सप्लाई से बहुत ज्यादा रहती है। तो फिर कैसे चुनते हैं? ऐसी हालत में USCIS एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल करता है, जिसे आम भाषा में लॉटरी कहते हैं। लॉटरी। हाँ, इसी लॉटरी से तय होता है कि किन एप्लीकेशंस पर आगे काम होगा। तो मतलब सिर्फ योग्य होना या एम्प्लॉयर मिलना ही काफी नहीं है, लॉटरी में चुना जाना भी जरूरी है। इसमें थोड़ी किस्मत की बात भी आ जाती है। लॉटरी सिस्टम यानी किस्मत का भी खेल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल H1B की प्रक्रिया पर। क्या H1B पर रहते हुए कोई अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है या पहले वापस जाना पड़ता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। H1B को ड्यूअल इंटेंट यानी दोहरी मंशा वाला वीजा माना जाता है। दोहरी मंशा। इसका मतलब है कि H1B होल्डर अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करते हुए भी कानूनी तौर पर परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड पाने की इच्छा रख सकता है और उसके लिए अप्लाई भी कर सकता है। ऐसा करने से उसका H1B स्टेटस खतरे में नहीं पड़ता। बहुत से लोग H1B को ग्रीन कार्ड पाने के लिए एक तरह से सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका एम्प्लॉयर उनके लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरी तस्वीर अब ज्यादा साफ हो रही है। चलिए, हमने जो भी बात की उसके मुख्य पॉइंट्स को एक बार फिर देख लेते हैं। हमने शुरू किया उस बड़ी खबर से कि नए H1B आवेदनों पर अब $1,00,000 का भारी एक मुश्त शुल्क लगेगा। जी, फिर पता चला कि शुरुआती कंफ्यूजन के बाद ये साफ हुआ कि ये मौजूदा वीजा वालों या रिन्यूअल पर नहीं है, जिसे थोड़ी राहत मिली। हाँ, प्रशासन का तर्क है अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा और दुरुपयोग रोकना। दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्री चिंतित है बढ़ती लागत और असर को लेकर और शायद अपनी भर्ती रणनीति बदले। सही है। और आखिर में हमने समझा कि H1B क्या है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक अस्थायी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा जिसकी संख्या लिमिटेड है, लॉटरी से मिलता है, पर इसमें ग्रीन कार्ड की दोहरी मंशा भी है। क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने एकदम सही तरीके से सारी बातें रख दी। मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यही उभर रही है कि भविष्य में H1B के जरिए नया टैलेंट अमेरिका लाना अब बहुत महंगा और शायद मुश्किल हो जाएगा। भले ही मौजूदा लोगों पर असर ना हो, लेकिन ये पॉलिसी नए प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए गेम बदल सकती है। प्रशासन की अपनी लक्ष्य हैं, लेकिन इसके असली आर्थिक असर, इनोवेशन पर असर और ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन पर असर देखना अभी बाकी है। ये काफी जटिल होगा। और इसी से जुड़ा एक सोचने वाला सवाल भविष्य के लिए उठता है। हम ऐसी दुनिया में हैं जहां बेस्ट टैलेंट के लिए ग्लोबल कंपटीशन है, तो टैलेंट को आकर्षित करने की लागत इतनी ज्यादा बढ़ा देना लंबे समय में ये ग्लोबल टैलेंट के फ्लो को कैसे बदलेगा? क्या इनोवेशन के केंद्र अमेरिका से हटकर कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं? हाँ, या क्या कंपनियां टैलेंट को ढूंढने, हायर करने और बनाए रखने के लिए बिल्कुल नए, ज्यादा क्रिएटिव तरीके अपनाएंगी, जो शायद पारंपरिक वीजा पर कम निर्भर हों? या क्या दूसरे देश इस मौके का फायदा उठाकर खुद को स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करेंगे? ये वो सवाल है जिन पर आने वाले सालों में सबकी नजरें रहेंगी। सोचने वाली बात है।